दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी गुलाम था? नहीं ना, लेकिन आज से 247 साल पहले अमेरिका भी भारत की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम था। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने अमेरिका में भी खूब अत्याचार किए, अपनी कॉलोनियां बसाई, लोगों पर राज किया और फिर खूब टैक्स लगाया। फिर आया साल 1776 का, अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने ब्रिटेन से आजाद होने की घोषणा कर दी और यहीं से शुरू होती है अमेरिका की आजादी की जंग। तो कैसे शुरू हुई अमेरिकी रिवॉल्यूशन? कैसे इस रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ अमेरिका को आजादी दिलाई बल्कि उसे दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक देश भी बना दिया। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं अमेरिका के गुलाम होने से लेकर आजाद होने तक की पूरी कहानी। बताते हैं दोस्तों कि 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, जिससे यूरोप से ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेड रूट्स बंद हो गए थे। जिसके बाद यूरोप के सेलर्स ने नए सी रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए, जिससे कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ यूरोप का ट्रेड किया जा सके। भारत के लिए नए सी रूट की खोज में निकला स्पेन का नाविक कोलंबस भटककर अटलांटिक ओशन को पार करता हुआ 1492 में एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। कोलंबस ने इस नए कॉन्टिनेंट को इंडिया समझकर यहाँ के नेटिव लोगों को रेड इंडियन कहा। इसके बाद 1499 में इटालियन ट्रैवलर अमेरिगो वेस्पुकी इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचा, जिसके नाम पर ही यहाँ का नाम अमेरिका पड़ा। ये कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा था और यहाँ की जमीन भी बेहद ही फर्टाइल थी, जिसके कारण यूरोप के देश में इसे अपनी कॉलोनी बनाने को लेकर होड़ मची हुई थी। सबसे पहले स्पेन के लोगों ने अमेरिका के नेटिव लोगों को गुलाम बनाकर फार्मिंग करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के लोकल्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे खेती करवाई गई। इस तरह दोस्तों स्पेन ने अमेरिका के कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनी बना ली। फिर आया साल 1588 का, जब स्पेन की नेवी और इंग्लैंड की नेवी के बीच भयानक युद्ध होता है और इंग्लैंड की नेवी को जीत मिलती है। तो अब इंग्लैंड को अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने का मौका मिल गया। नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी जेम्स फर्स्ट के समय में 1607 में बनाई, जिसका नाम जेम्स टाउन रखा गया। फिर चार्ल्स फर्स्ट के समय कॉलोनी बनाने के काम तेजी में आया। 1630 में प्यूरिटन लोगों का एक ग्रुप नॉर्थ अमेरिका के बोस्टन में जाकर बस जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन भारी संख्या में अमेरिका में जाकर बस गए। 1607 से 1732 ईस्वी आते आते अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनीज बना दी। कॉलोनीज उस समय प्रॉपर्टी कमाने का एक बड़ा मीडियम था और यही कारण था कि यूरोपियन लगातार अमेरिका में जाकर बसने लगे। इसके साथ ही यूरोप में रिलीजन को लेकर हार्ड पॉलिसी थी, जिसके कारण भी यूरोपियन अमेरिका में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पर रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत थी। ऐसे में अमेरिका रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए सबसे सही जगह थी, जहाँ रिसोर्स की कमी नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ ही इंग्लैंड को अपने तैयार प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट की भी जरूरत थी और ऐसे में अमेरिका में मजदूरों और किसानों की भी जरूरत थी। उस समय इंग्लैंड में एक पॉलिसी के चलते वहाँ के कई किसान लैंडलेस हो गए। क्रिमिनल्स और भिखारियों की संख्या इंग्लैंड में बढ़ती चली गई थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान ऐसे ही लोगों को ब्रिटिश कंपनी अपने खर्च पर अमेरिका ले जाती थी और उनसे मजदूरी करवाती थी। इस तरह अमेरिकी कॉलोनी में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अफ्रीका के साथ साथ वहाँ के नेटिव लोगों का ग्रुप बसा हुआ था। इस तरह यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर सोसाइटी का जन्म हुआ। सभी के डिफरेंट कल्चर होने के बाद भी कॉमन प्रॉब्लम होने के चलते यहाँ के लोगों में काफी यूनिटी थी। यही कारण है कि यहाँ के लोगों में डेमोक्रेटिक आइडिया का भी डेवलपमेंट होने लगा। इस बीच अमेरिका में कॉलोनीज को लेकर इंग्लैंड और अन्य देशों के बीच कई लड़ाइयाँ भी हुई। 1649 से 1658 तक इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच ट्रेड टसल को लेकर 3 वॉर हुए। इस वॉर में हॉलैंड को हार मिली, जिसके चलते इंग्लैंड को न्यू एम्स्टरडैम मिला, जिसका नाम बाद में न्यूयॉर्क रखा गया। इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कॉलोनीज को लेकर टसल शुरू हुआ, जिसमें 1713 में फ्रांस युद्ध हार गया। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्रांस को स्टोकेसिया, नॉर्थ अमेरिका में हडसन की खाड़ी और न्यू फाउंडलैंड जैसे कॉलोनीज से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कुछ कॉलोनीज को लेकर लगातार टसल जारी रहा, जिसके बाद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे फेमस वॉर शुरू हुआ, जिसे ये 7 इयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है। ये 1756 से 1763 तक लगातार जारी रहा। इस वॉर में फ्रांस की हार हुई, जिसके बाद पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेंट लॉरेंस नदी के ईस्ट का मिसिसिपी का पूरा एरिया इंग्लैंड को देना पड़ा। तो इस तरह अमेरिका में ब्रिटेन की 13 कॉलोनियां बन चुकी थी, जिसके नाम थे न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ज्योग्राफिकली दोस्तों इन अमेरिकी कॉलोनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्थ पार्ट में मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और रोड्स आइलैंड, ये पहाड़ी और बर्फीले एरिया थे जो खेती के लायक नहीं थे। इंग्लैंड को यहाँ से मछली और लकड़ी प्राप्त होती थी। मिड पार्ट में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड जैसी कॉलोनीज थी, जहाँ से शराब और चीनी जैसी इंडस्ट्री चलती थी। साउथ पार्ट में नॉर्थ कैरोलिन, साउथ कैरोलिन, जॉर्जिया, वर्जीनिया थे।
यहाँ का क्लाइमेट गर्म है, इसलिए यहाँ मेनली ग्रेन, शुगर केन, तंबाकू, कपास और बागानी फसलों का प्रोडक्शन होता था। इंग्लैंड इन कॉलोनीज को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों। जी हाँ, इन कॉलोनीज से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज में बेचता और फिर वहाँ प्रोडक्शन कर यहाँ अधिक दामों में बेच देता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर असल रूट अटलांटिक महासागर के पार से ब्रिटिश राज और अंग्रेजी पार्लियामेंट के द्वारा होता था। हालांकि हर कॉलोनीज में गवर्नर को एडवाइस देने के लिए एक इलेक्टेड असेंबली होती थी, लेकिन फिर भी कॉलोनीज के लिए कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही था। कॉलोनीज में एडमिनिस्ट्रेशन के हाई पोजीशंस पर इंग्लैंड से अधिकारी भेजे जाते थे। इंग्लैंड की सरकारों का यह भरोसा था कि कॉलोनीज के लोग हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इन कॉलोनीज में रहने वाले मैक्सिमम अंग्रेजों में प्यूरिटन रिलीजन के फॉलोअर्स थे, जो अपने फ्रीडम के राइट के लिए काफी अवेयर थे और सेंट्रलाइज्ड पावर के विरोधी भी थे। आपको बता दें कि जेम्स फर्स्ट के समय में रिलीजियस परसिक्यूशन से परेशान होकर प्यूरिटन लोग, जिन्हें पिलग्रिम फादर्स कहा गया है, अमेरिका गए थे। वे कैथोलिकों की तरह बिशप सिस्टम और चर्च के कंट्रोल में बिलीव नहीं रखते थे। उस समय अमेरिका में कोई चर्च नहीं था दोस्तों, और कोई धार्मिक पाबंदी भी नहीं थी। वे लोग पूरी फ्रीडम के साथ वहाँ रहना चाहते थे, जिन धार्मिक पाबंदियों के चलते उन्हें इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था। इस इंग्लैंड के लिए उनके मन में हमेशा गुस्से की ही भावना थी। इंग्लैंड और अमेरिका की सोसाइटी एक दूसरे से काफी अलग थी। यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही थी। जन्म के बेस पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ के लोग काफी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच के थे। यहाँ की कॉलोनीज में लगभग सभी के पास बराबर जमीन थी, जिसके चलते यहाँ गरीबी भी कम थी। यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक बड़ा कारण 7 इयर्स वॉर भी बना, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। और माना जा रहा है दोस्तों कि इस वॉर के दौरान कॉलोनीज में वेपन्स और कई सामान और भी बनने लगे, जिससे यहाँ के किसानों और मजदूरों को काफी फायदा मिला और आर्मी पावर भी बढ़ी। इसके अलावा माना जाता है कि 7 इयर्स वॉर के दौरान इंग्लैंड को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा था, जिसके कारण इंग्लैंड को कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी पॉलिटिशियंस का मानना था कि इंग्लैंड ने कॉलोनीज की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खर्च किया है, इसलिए अब कॉलोनीज को और अधिक टैक्स देना चाहिए। यही कारण था कि पहले से लागू शिपिंग लॉ, कमर्शियल लॉ और शुगर एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया। लेकिन कॉलोनीज नए टैक्सेस देने को तैयार नहीं थी। इसलिए ये भी कहा जाता है दोस्तों कि अमेरिकी फ्रीडम मूवमेंट के शुरू होने के पीछे 7 ईयर वॉर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए सिस्टम से कॉलोनीज में जनता में रिवोल्यूशन की आग भड़कने लगी। इन कॉलोनीज में रहने वाले भी नस्ल से अंग्रेजी ही थे, लेकिन वे नॉर्थ अमेरिका की आबो हवा में 6 पीढ़ियां गुजार चुके थे। अब उनमें अपने अंग्रेज होने के बजाय अमेरिकी होने का अभिमान पैदा होना शुरू हो चुका था। वे अपने राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करना चाहते थे। उनका मानना था कि इंग्लैंड को कम से कम उनके मामले में दखल देना चाहिए। या दोस्तों, अमेरिकी अंग्रेजों के हिसाब से अपने घरेलू मामले नहीं सुलझाना चाहते थे। वे ब्रिटिशों की टांग अड़ाना पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार फॉरेन पॉलिसी और सी ट्रेड तक ही अपने आप को कंट्रोल रखे। 7 इयर्स वॉर के बाद इंग्लैंड ने अमेरिकियों पर कई तरह की पाबंदी लगा दी और टैक्स बढ़ा दिए। अमेरिकी कॉलोनीज के सी ट्रेड को कंट्रोल किया जाने लगा। इसके साथ ही 1764 में शुगर एक्ट लागू किया गया, जिसमें कच्ची शक्कर पर प्रति गैलन 3 पैसे टैक्स लगाया गया था। इसके साथ ही 1765 में स्टैंप एक्ट भी लगाया गया, जिसमें सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स और पेपर पर स्टैंप लगाना जरूरी कर दिया गया। इसके जवाब में अमेरिकियों ने विरोध में आवाज उठाई और कहा कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो पार्लियामेंट हम पर टैक्स कैसे लगा सकती है। नारे भी लगे, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह सभाएं और जलसे होने लगे, जिसमें स्टैंप कानून वापस लेने की मांग की जाती थी। अमेरिका भेजे गए स्टैंप नष्ट कर दिए गए और स्टैंप कमिश्नरों से जबरन स्टैंप फड़वा दिया गया। जी हाँ, कई अमेरिकी शहरों में इस एक्ट के खिलाफ दंगे भड़क उठे। लंदन पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिकियों ने वहाँ के प्रोडक्ट मंगाना कम कर दिया। ब्रिटिश बिजनेसमैन की पेमेंट रोक दी गई। ब्रिटेन इस प्रोटेस्ट से पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसे स्टैंप कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन पार्लियामेंट में एक्ट पास करके अगली साल जॉर्ज III की सरकार ने फिर नई टैक्स लगाकर विवाद पैदा कर दिया। अब चाय, शीशा, कागज और ऑयल पर टैक्स लगने लगा। इससे होने वाली कमाई से ब्रिटेन अमेरिका में अपनी पोजीशन मजबूत करने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि विद्रोह की आग फिर से सुलग पड़ी और एक बड़े मूवमेंट का रूप ले लिया। अमेरिकी रिवॉल्यूशन के लिए कॉलोनीज एक साथ आने लगी, जिसके चलते ब्रिटेन को ये टैक्स वापस भी लेने पड़े, लेकिन फिर भी चाय पर टैक्स लगा रहा। अमेरिकी फ्रीडम मूवमेंट का कारण भी यही टी पॉलिसी बनी। जॉर्ज III ने 1771 में लॉर्ड नॉर्थ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। लॉर्ड नॉर्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए 1773 में टी पॉलिसी की घोषणा कर दी। इस पॉलिसी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनीज में अपने शिप्स के थ्रू डायरेक्ट चाय भेजने की परमिशन मिल गई थी।
अब कंपनी के जहाजों को इंग्लैंड के पोर्ट पर आने और टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अब इसका टारगेट था कंपनी को घाटे से बचाना और अमेरिकी लोगों को सस्ती चाय अवेलेबल कराना। लेकिन अमेरिकी कॉलोनीज को यह मंजूर नहीं था कि ब्रिटिश सरकारी सस्ती चाय के जरिए उन पर भारी टैक्स लगाने का अपना राइट बनाए रखे। इसलिए पूरे देश में चाय पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने स्मगलिंग ट्रेड को रोकने के लिए भी बोस्टन में 2 सैनिक टुकड़ियों को तैनात कर दिया। 205 मार्च 1770 को ब्रिटिश आर्मी और सन्स ऑफ लिबर्टी के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों की गोली से 5 सिटीजन्स की मौत हो जाती है। अमेरिकी कॉलोनीज ने इसे बोस्टन मैसेकर कहा, जिसके बाद अंग्रेजों ने फौरन अपनी सेना वापस बुला ली। इस घटना से ब्रिटेन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा। टी पॉलिसी के अगेंस्ट 16 दिसंबर 1773 की रात में सैमुअल एडम्स की लीडरशिप में सन्स ऑफ लिबर्टी के मेंबर कुलियों के भेष में बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और चाय से भरी हुई 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। अमेरिकी हिस्ट्री में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया है। बोस्टन टी पार्टी की घटना से ब्रिटिश सरकार बौखला गई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी कॉलोनीज को सजा देने के लिए 5 कठोर कानून बनाए। बोस्टन का पोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया। मैसाचुसेट्स कॉलोनी के सेल्फ रूल का राइट छीन लिया गया। इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाने लगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इन कानूनों का अमेरिकी कॉलोनीज में जमकर विरोध किया गया। वर्जीनिया के इनिशिएटिव पर सभी कॉलोनीज का फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का सेशन शुरू होता है, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर सभी कॉलोनीज की असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव थे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आजादी नहीं बल्कि फुली सेल्फ रूल था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी ने ओलिवर ब्रांच पिटीशन के नाम से एक रिक्वेस्ट लेटर जॉर्ज III के पास इंग्लैंड भेजा था। इसमें 1762 के बाद के सभी रूल्स को खत्म करने और कॉलोनीज में सेल्फ रूल बहाल करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजी सामानों को बाइकआउट करने की भी धमकी दी गई थी। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III ने अमेरिकी कॉलोनीज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया था और कॉलोनीज के अगेंस्ट 30,000 आर्मी भेज दी, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनीज के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। या दोस्तों, अमेरिका के फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन के वॉर से हुआ। बोस्टन के नजदीक लेक्सिंगटन में मैसाचुसेट्स ने बोस्टन के गवर्नर द्वारा भेजी गई सेना पर आक्रमण कर दिया। इसमें हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद कॉलोनीज ने फिलाडेल्फिया में 1776 में फिर से दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई, जिसमें स्टेट्स को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर अपने आप को ब्रिटेन से आजाद घोषित कर लिया। आजादी की घोषणा के साथ ही कॉन्फ्रेंस ने मिलकर वॉशिंगटन को अपना सेनापति घोषित किया और सभी ने मिलकर लड़ने के संकल्प लिया। ब्रिटेन ने इस रिवॉल्यूशन को कुचलने के लिए 45,000 सैनिक भेजे थे। दोस्तों, 1776 के आखिरी 6 महीनों में ब्रिटेन की फौज ने न्यूयॉर्क से कनाडा तक विद्रोहियों की धज्जियां उड़ा दी। जनरल विलियम हाव की लीडरशिप में वॉशिंगटन की फौज को न्यूयॉर्क से डेलावेयर नदी तक खदेड़ दिया गया। लेकिन फिर इसी के बाद अमेरिकनों की जीत का सिलसिला शुरू होता है। वॉशिंगटन ने साल खत्म होते होते एक बड़ी जीत हासिल कर दी। नए साल में ब्रिटिश हमला फिर से शुरू हुआ। तब तक अमेरिकियों को अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस से हथियार और पैसा मिलना शुरू हो गया था। जनरल हाव ने फिलाडेल्फिया पर तो कब्जा कर ही लिया, पर वॉशिंगटन की आर्मी को खत्म नहीं कर सका। इस बीच अमेरिकियों को बड़ी सफलता मिली। ब्रिटिश जनरल जॉन परगान की आर्मी को अमेरिकियों ने जबरदस्त तरीके से हरा दिया। इसके साथ ही दोस्तों, ये पहला ब्रिटिश सरेंडर था। इस घटना के बाद में अमेरिकियों की ताकत बहुत बढ़ती चली गई। फ्रांस और स्पेन ब्रिटेन से 7 इयर्स वॉर की हार का बदला लेने का मौका तलाश रहे थे। उन्होंने बिना मांगे अमेरिकन आर्मी की हेल्प की। फरवरी 1778 में फ्रांस ने अमेरिकी आजादी को मान्यता दी थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी से ट्रीटी कर ली। इससे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वॉर शुरू हो गया। ब्रिटेन का धीरे धीरे कई यूरोपीय देशों से झगड़ा शुरू हो गया। तो पूरा यूरोप या तो ब्रिटेन का दुश्मन था या फिर न्यूट्रल था। ये पूरी सिचुएशन अमेरिका रेवोल्यूशन के हक में गई। वहीं स्पेन और फ्रांस ने वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में इंग्लैंड के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अटैक कर दिया। फ्रांस ने अपना जहाजी बेड़ा और सेना अमेरिका भेजा, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के साथ ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया। अंत में अंग्रेजी आर्मी चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन के युद्ध में सरेंडर कर दिया। इस परिस्थिति से परेशान होकर ब्रिटेन ने एक कमीशन भेजकर अमेरिका को ब्रिटिश रूल के अंदर फ्रीडम देने के प्रपोजल रखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकियों ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इंग्लैंड के एम्पायर का पतन हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की नेवी के सहारे ये युद्ध 2 सालों तक और चलता रहा। अंतिम में इंग्लैंड ने पेरिस की ट्रीटी के अकॉर्डिंग 13 स्टेट्स वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। इस तरह 3 सितंबर 1783 को अमेरिकी फ्रीडम रेवोल्यूशन का अंत हो जाता है।
इसके चलते ब्रिटेन को कई जगह हार का सामना भी करना पड़ा। पेरिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया, टोबैगो, अफ्रीका में सेनेगाल और भारत के कुछ क्षेत्र मिले। स्पेन को मैनोरिका और फ्लोरिडा वापस दे दिया गया। इस तरह अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने पहली बार ब्रिटेन एम्पायर के सूरज को अस्त कर दिया था। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कई नई जानकारी मिली होगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।